राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महिला बैंक मैनेजर ने अपनी बहादुरी से लूट को नाकाम कर दिया। इस महिला की बहादुरी की वजह से आरोपी पुलिस की हिरासत में पहुंच गए और महिला की इस जांबाजी की सोशल मीडिया पर अब जमकर तारीफ हो रही है। देखिए आप भी। हाथ में चाकू लिए बदमाश और हौसले से लुटेरे का मुकाबला करती बैंक मैनेजर। श्रीगंगानगर से आई ये तस्वीर जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही ये दिलेरी की मिसाल भी है। श्रीगंगानगर के राजस्थान बरुधरा ग्रामीण बैंक में ये बदमाश हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर लूट के इरादे से दाखिल हुआ। चाकू के दम पर धमकाते हुए उसने बैंक कर्मचारियों को सारा कैश एक बैग में भरने को कहा। बदमाश की हरकत देख बैंक की मैनेजर पूनम गुप्ता बिना डरे अपने चेंबर से बाहर आ गई और उस वक्त बदमाश बैंक के दूसरे कर्मचारियों को धमका रहा है। इसी दौरान एक प्लास बदमाश की जेब से नीचे गिर गया और पूनम उसी प्लास को उठाकर बदमाश से भिड़ गई। पूनम का हौसला देखकर बदमाश घबरा गया। पूनम की बहादुरी देखकर बैंक के दूसरे कर्मचारियों ने भी हिम्मत की और मिलकर बदमाश का मुकाबला करने लगे। पूनम के हाथ में सिर्फ प्लास था, लेकिन उनके हौसले ने बदमाश को पस्त कर दिया। आखिरकार बैंक कर्मचारियों ने बदमाश को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई में इस बैंक मैनेजर की दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हिम्मत और हौसला और वो भी इस हालात में दिखाना वाकई में अपने आप एक बहादुरी का काम है। और इन्हें देखकर बाकी बैंक के कर्मचारी भी इनके साथ इनका हौसला अफजाई करते नजर आए। सभी ने उनका साहस दिखाते हुए साथ दिया और इस तरह से इस लुटेरे को जो है दबोच लिया। मगर ऐसी वारदात अक्सर जब हम सामने देखते हैं तो एक बार को हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, घबराहट होती है और अक्सर हथियार को देखकर बैंक कर्मचारी हो या आम लोग हो वो डर जाते हैं और हौसला टूट जाता है। लेकिन इस हालात में देखा जाए तो बैंक कर्मचारी ने बहुत ही हौसले वाला काम किया। पूनम जो बैंक मैनेजर है हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम से जानने की कोशिश करते हैं कि पूनम बताइए हमें किस तरह से आपको इतना हौसला और हिम्मत मिली कि आपको डर नहीं लगा कि वो चाकू अगर आपको लग जाता तो आप घातक हो सकती थी? डेफिनेटली लगता तो वो मुश्किल हो सकती थी, लेकिन उस मोमेंट में मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि एक बदमाश है जो हमारे बैंक को नुकसान पहुंचाना चाहता है, स्टाफ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारे बैंक की इमेज भी खराब होती है और बैंक का नुकसान फाइनेंशियली भी होता है। उस कंडीशन में जो एक्ट ऑफ मोमेंट जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे समझ में आया, मैंने वो डिसीजन लिया और उस तरह से मैंने एक्ट किया। पूनम, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ना, उन तस्वीरों को देख के वाकई आपकी तारीफ करनी तो बनती है। मुझे ये बताइए कि इतना हौसला आया कहां से? क्योंकि सबसे पहले तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है कि आप सबसे पहले आती हैं, उसके बाद बाकी के कर्मचारी साहस जुटाकर आपका साथ देने के साथ में आते हैं। बताइए जरा क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? पूनम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो देखिए दिलेरी की ये तस्वीरें, वाकई कमाल की ये तस्वीरें हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक कमाल का वाकया सामने आया है, जहां पर महिला बैंक मैनेजर ने अपने हौसले से, अपनी बहादुरी से किस तरह से लूट की इस घटना को नाकाम कर दिया। वो तस्वीरें ठीक आपके सामने। पुलिस के हत्थे चढ़ गया है हालांकि लुटेरा, लेकिन तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से बेधड़क होकर इस महिला ने इस लुटेरे का सामना किया और साथ में साथी भी उस वक्त सामने आ गए। जी हाँ, बहादुरी से इस बैंक मैनेजर ने लूट को नाकाम कर दिया और इस महिला की बहादुरी की वजह से ही जो है आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ पहुंचा है। और ऐसी सिचुएशन में डर जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। शायद इस सिचुएशन में डर जो था वो लुटेरे के मन में ज्यादा था और वो बैंक मैनेजर ने जो है उसे भांप लिया और बैंक मैनेजर ने उसका डट कर कड़ा सामना किया और इसी तरह से अपने कर्मचारियों को, बाकी कर्मचारियों को भी साथ में मिला लिया और इस लुटेरे को पुलिस की गिरफ्त में लाने में मदद की। पूनम, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। जी पूनम, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जो सीसीटीवी कैमरा में तस्वीरें कैप्चर हुई है ना, उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बहादुरी से आपने सामने आकर लुटेरे का सामना किया। और जब आप पहले आती हैं, उसके बाद बाकी के जो आपके साथी कर्मचारी हैं वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हैं और आपका साथ देते हैं।
क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? यस, यस मैम। पूनम, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, अभी आ रही है, बताइए। जी, मैं ये बोल रही हूँ, जो सीसीटीवी में तस्वीरें कैप्चर हुई हैं, जो हम टीवी पे देख पा रहे हैं, जो दर्शक देख पा रहे हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि आपने जिस हिम्मत और हौसले के साथ सामना किया ना उस लुटेरे का, वो वाकई कमाल का है। आप पहले आती हैं, उसके बाद आपके साथी कर्मचारी हैं, थोड़ा सा हिचक रहे थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आपका साथ दिया। क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? आई एम श्योर कि डर लग रहा होगा। हाँ, थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि उसके पास चाकू था, वो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। बट इंस्टेंटली उसकी जेब से जो प्लास गिरा वो मैंने उठाया, तो मेरे हाथ में भी कुछ था अपने डिफेंस के लिए। और मेरे पास मेरी टीम थी। जब मैं वहां थी और उस लुटेरे ने चाकू 2 बार आगे किया तो मेरी टीम ने मुझे प्रोटेक्ट किया। और हम सब ने मिलके फिर उसको, शायद वो हम सबको मिला हुआ देखकर ही वो थोड़ी अपनी हिम्मत खो चुका था लुटेरा, और उसने थोड़ा सा अपने कदम पीछे कर लिए। वहीं से हमें लगा कि अब हम इसको नाकाम कर सकते हैं, इसी कोशिश को। जी पूनम, अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब लुटेरे को देखकर या किसी इस तरह की वारदात को देखकर आदमी सहम सा जाता है। आपने जो है बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। ऐसी सिचुएशन में अब लोगों के मन में डर नहीं बल्कि हौसला होगा कि वो भी ऐसी सिचुएशन पे पार पा सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि जब आपको लगा कि ये वारदात होने जा रही है तो पहला ख्याल आपके दिमाग में जो आया था वो क्या था? कि इसे तो मैं निपट जाऊंगी, इसे तो मैं निपटा दूंगी, या इससे कुछ भी हो सकता है लेकिन बैंक को बचाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में उस टाइम नहीं आया। वो सिर्फ मेरा रिएक्शन था कि मुझे सेव करना है। मतलब ये जो इसका इरादा है, जो ये चाहता है, वो मुझे नहीं करने देना है। मुझे कोशिश तो करनी है। ऐसे भी प्रिंसिपली मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए। जी पूनम, तो मुझे ये अगर हम बताइए कोशिश कि ही नहीं जी करेंगे। पूनम मुझे ये बताइए कि ये जो घटना हम देख रहे हैं, आई एम श्योर कि इसके बाद आपके बैंक के कर्मचारियों के साथ आपकी एक मीटिंग हुई होगी, क्योंकि जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं। तो अभी क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? बताइए क्या हुआ है, उसके बाद क्या किया है आपने? हाँ, ये बैंक की पॉलिसी के अंदर आता है। बैंक पर जी पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में डर के आगे जीत है और इसे आपने साबित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, धरती के जन्नत की रंगत और अब निखर रही है। कश्मीर घाटी में इन दिनों बहार छाई हुई है। आम लोग तो वहां के खूबसूरत माहौल का दीदार करने पहुंच ही रहे हैं। बॉलीवुड के फिल्मकार भी अब अपनी फिल्मों की शूटिंग वहां करने लगे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर। कश्मीर की ये वादियां एक तरफ सैलानियों से गुलजार हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ की खूबसूरती को अब एक बार फिर से सिनेमा के रुपहले पर्दे पर भी दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। अरसे बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी में फिल्मों की शूटिंग की हलचल देखी जा रही है। इन दिनों मशहूर फिल्म निर्देशक ओनीर कश्मीर के गुरेज में अपनी फिल्म चाहिए थोड़ा प्यार की शूटिंग कर रहे हैं। ओनीर यहाँ के चप्पे चप्पे का जायजा ले चुके हैं। इस इलाके की फिजा इन्हें इतनी पसंद आई कि इन्होंने फिल्म बनाने के लिए इस जगह पर शूटिंग करने का फैसला किया। किले तो गुरेज बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे लगता है कोई भी फिल्म हिंदी फिल्म यहाँ अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी द फर्स्ट वन टू बी शूटिंग हियर। गुरेज में 25 सदस्यों की फिल्म यूनिट लगातार काम में जुटी है। कलाकारों को भी ये जगह खूब पसंद आई है। बहुत अच्छा लगा गुरेज आके। मैं पिछले साल आया था तो उस टाइम पे बहुत पसंद था ये जगह शूट करने के लिए। मेरे को अभी पहली बार पहला फिल्म है मेरा और बहुत अच्छी लोकेशन है और कश्मीर में शूट करना इज ऑलवेज हेवन। पिछले दिनों कश्मीर में 30 साल बाद सिनेमा हॉल खुले और अब यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है, जो घाटी में बदले माहौल की ओर इशारा कर रही है। इससे न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि यहाँ के बाशिंदों को भी फायदा होगा। इस पहल के साथ न सिर्फ गुरेज वादी के लोग खुश हैं, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में
फिल्में बनाने की राह भी आसान हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने नई फिल्म नीति के तहत जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड एक्टरों और डायरेक्टरों को फिल्में बनाने के लिए काफी प्रोत्साहित किया है, जिसके नतीजे अब साफ दिख रहे हैं। वैसे तो बीते वर्षों में राजी, अय्यारी, फितुर, बजरंगी भाईजान, हाईवे, हैदर, शिकारा और ये जवानी है दीवानी जैसी कई फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई, लेकिन आतंकवाद और दूसरी दिक्कतों के चलते ज्यादातर फिल्मकार यहां का रुख करने से बचते रहे। अब हालात बदले हैं तो ऐसा लग रहा है कि घाटी के वो इलाके भी फिल्मों के पर्दे पर आ सकेंगे जहां सैलानियों का भी पहुंचना आसान नहीं था। अशरफ वानी, गुरेज, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कश्मीर घाटी अब सैलानियों के साथ गुलजार है। इस साल अब तक करीब 1.25 करोड़ टूरिस्ट घाटी की सुंदर वादियों का दीदार करने पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। ये आकर्षण और बढ़े, राज्य में पर्यटन का और विस्तार भी हो, इसके लिए कई तमाम तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से यहां पर चलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर को धरती की जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता। घाटी का जर्रा जर्रा खूबसूरती की गवाही दे रहा है। कौन होगा जो डल झील में तैरते शिकारे का लुत्फ नहीं लेना चाहेगा? ऐसा कौन होगा जो मुगल गार्डन में खिले रंग बिरंगे फूलों को करीब से देखना नहीं चाहेगा? शायद कोई नहीं, और शायद इसलिए इन खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों में कैद करने सैलानी उमड़ पड़े हैं। खूब सुंदर जगह, एक्सीलेंट, जन्नत है, भूस्वर्ग बांगाली में बोलता है भूस्वर्ग। Word is not enough to describe the beauty of Kashmir. The nature is just spellbound. The beauty is spellbound, and we are just magnificent beauty we are enjoying. सैलानियों की संख्या इतनी है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। राज्य में इस साल अब तक रिकॉर्ड 1,62,00,000 पर्यटक आ चुके हैं और आने वाले सर्दी के दिनों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग घाटी में आने वाले हैं। उम्मीद है कि सैलानियों का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर जाएगा। इस बार तो तकरीबन 30% जो टूरिस्ट है वो ज्यादा आए। 30% जो आते थे टूरिस्ट उससे यहाँ ज्यादा आए। और जैसे आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि इस साल जो टूरिस्ट फ्लो है वो मार्च से जून एंडिंग जुलाई तक बहुत अच्छा रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत कम हुआ और माशाअल्लाह पिछले महीने से और भी ठीक हो रहा है। टूरिस्ट को लुभाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी जी जान से जुटा है। पर्यटकों के लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील में लंदन आई की तर्ज पर श्रीनगर आई बनाने के लिए विचार विमर्श कर रही है, जिससे डल झील में शिकारों पर मस्ती के साथ साथ लोगों को यहाँ झूले से और भी शानदार नजारे देखने को मिल सकेंगे। मुझे कश्मीर बहुत पसंद है, स्पेशली ये श्रीनगर, और मतलब ये फैमिली का फर्स्ट टाइम था तो बहुत अच्छा लगा हमें आके। बहुत सेफ, सारा कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे, कोई एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट के लिए सच में हेवन है ये, हर किसी को एक बार जरूर आके ट्राई करना चाहिए। सबको आना चाहिए घूमने यहाँ पे। कश्मीर में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे हम फॉरेन में जाते हैं, मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और जैसे लोग बोलते हैं सेफ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे तो बिल्कुल सेफ लगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी का माहौल बदला है, कश्मीर की फिजा बदली है। कोरोना की वजह से यात्रा पर ब्रेक लगा, लेकिन ब्रेक हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन खिल उठा है। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। सैर सपाटे की बात नेशनल पार्क और सफारी के बिना अधूरी सी लगती है ना? तो जंगलों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए गुजरात से गुड न्यूज आई है। एशियाटिक लायन के लिए मशहूर गुजरात का गिर अभयारण्य कल सैलानियों के लिए खोल दिया गया। मानसून की छुट्टियों के बाद अभयारण्य खुला है तो यहां आने वालों की भीड़ लग गई है। सैलानियों की भारी तादाद को देखते हुए यहां सैर के खास इंतजाम किए गए हैं।
मॉनसून ब्रेक के बाद गुजरात का मशहूर गिर नेशनल पार्क खोला गया है, तो सैलानियों का स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ गुलाब के फूल और बुके देकर किया गया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर सैलानियों की गाड़ियों को जंगल के सैर सपाटे के लिए रवाना किया गया। 4 महीने की छुट्टी के बाद नेशनल पार्क खुला है और लोगों को यहाँ एंट्री मिली है, तो सैलानियों के चेहरों पर खुशी देखने लायक है। कई सैलानियों को पहले ही दिन शेर का दीदार हुआ तो वो रोमांचित हो उठे। तो मैं किस्मत वाला समझता हूँ, क्योंकि हमें 2 फैमिली लायंस के 2 फैमिली के दर्शन एकदम कुदरती वातावरण में, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने का मौका मिला। और जो नज़ारा हमने देखा वो अविस्मरणीय रहेगा और हमारी सबके आखिरी सांस तक वो तरोताज़ा रहेगा। यानी एक ऐसा अनुभव है जो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हम इसके पहले भी बहुत सारी सेंचुरीज में गए, मैंने मगर कभी शेर ऐसे ये एनिमल नहीं देखा वहाँ पर। यहाँ के हमें शेर की 2 फैमिली मिली पूरी, वो देख के एक अतुलनीय अनुभव बोल सकते हैं, अविस्मरणीय। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होने के कारण गिर में 1 महीने तक के लिए जंगल सफारी फुल हो चुकी है। गाइड्स को भी इस बार हमने 3 दिन का पहले ट्रेनिंग दिया है कि जो टूरिस्ट आता है उसको कैसे हैंडल करना है, सॉफ्ट स्किल्स कैसे होनी चाहिए, जंगल में जाओगे तो आप कौन सी चीज़ें उनको बताना है, आप देखते हो। फिर उसके साथ साथ यदि जंगल में गए तो गिर को भी आप उतना ही रेस्पेक्ट से देखें, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन के बारे में भी सोचें। ये सब पॉइंट्स ध्यान में रख करके एक अवेयरनेस का और टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये पूरा प्लान किया। ऐसे में सैंक्चुअरी प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो और इन्हें गिर के माहौल को अच्छी तरह जानने और समझने का मौका मिले। गिर शासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, भोले बाबा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु रोज केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस बार की यात्रा में यात्रियों के पहुंचने का रिकॉर्ड बना है। इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि आने वाले वक्त में केदारनाथ धाम के लिए रोपवे की सर्विस जल्द शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम में शिव भक्तों का कीर्तिमान। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पर्यटकों के लिए रोपवे बनने की राह भी हुई साफ। कोरोना क्राइसिस ने भले ही 2 साल तक बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने की राह मुश्किल कर दी हो, लेकिन इस साल जब एक बार फिर विधिवत यात्रा शुरू हुई तो रिकॉर्ड कायम हो गया। यात्रा के इतिहास में पहली बार 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यात्रा में अभी भी कुछ दिन बचे हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का अभी भी बड़ी संख्या में पहुंचना जारी है। बारिश और बर्फबारी के बाद अब केदारनाथ धाम में मौसम भी साफ हो चुका है। सुबह से शाम तक चटक धूप खिल रही है और धाम की पहाड़ियां चमचमा रही हैं। पैदल के साथ ही हेलीकॉप्टर यात्रा भी विधिवत संचालित हो रही है। दर्शन के लिए बाबा के दरबार में लंबी लाइन लग रही है। शाम की आरती में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, केदारनाथ धाम में चूंकि इस बार एक्सपेक्टेड भी था कि यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी 2 साल कोविड के बाद, तो हमने यही प्रयास किया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि ट्रैक रूट की जो रखरखाव है, टॉयलेट्स हैं, पानी पीने की जगह हैं, या फिर यात्रियों को बारिश से बचाने के लिए रेन शेड्स हैं, टोकन सिस्टम है, और जो दुकानें वहाँ लगती हैं केदारनाथ में या पूरे रास्ते में उनको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि जो लोकल यहाँ के जो रुद्रप्रयाग जनपद के जो वासी हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार भी मिल सके। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कार्य किया गया। कि यात्रा सीजन की शुरुआत से हम लोगों को अंदाजा था, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से यात्रा प्रभावित रही थी, तो ये पता था कि इस साल काफ़ी अधिक संख्या में यात्री आएंगे, तो उसको देखते हुए हमारे द्वारा वो सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। तो उसी का परिणाम है कि अभी तक हमारी यात्रा लगभग 15 लाख लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ चुके हैं और पुलिस द्वारा इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की है।
27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले यात्रियों का यहां तांता लग रहा है। इस बार श्रद्धालुओं का यहां पहुंचने का रिकॉर्ड भी बना है, तो भविष्य में यहां पहुंचने वालों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यहां रोपवे की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जो हमारी यात्रा चली है, 4 धाम की यात्रा, 4 धाम यात्रा में अब के साल रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं। रोपवे का जो प्लान है वो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक है और ये करीबन 13 किलोमीटर लंबी रोपवे है, जिसमें 3 से 4 स्टेशन बीच में रहेंगे, जहाँ पर यात्री अपना उतर भी सकते हैं, साथ ही चढ़ भी सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी आने वाले समय में इसको और बढ़ोतरी की जा सकेगी। रोपवे की सुविधा यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे सोनप्रयाग और केदारनाथ की दूरी महज 30 मिनट में पूरी हो सकेगी, जबकि अभी करीब 8 घंटे का वक्त लगता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। सब चाहते भी यही हैं कि जल्द से जल्द अपने आराध्य भगवान राम के मंदिर को आकार लेते देखें। इसीलिए वक्त वक्त पर राम मंदिर निर्माण को लेकर जानकारी भी आती है और निर्माण की रिपोर्ट भी। अब श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि निर्माण के बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा। मनमोहक, अद्भुत और अप्रतिम, भव्य, विशाल और आकर्षक। ये तस्वीरें राम मंदिर की हैं। जब राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धाम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक मंदिर का लगभग 45% काम पूरा हो चुका है। इस बीच राम मंदिर की भव्यता दिखाती ये तस्वीरें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है। इन तस्वीरों में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता और दिव्यता बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रही है। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर निर्माण का स्वरूप दिखाई देने लगा है। गर्भगृह पर तराशे गए पत्थरों से बन रहा परिक्रमा पथ का काम भी 30% तक पूरा हो चुका है और जल्द ही इस काम को पूर्ण करने का प्लान है। लगभग 50 फीट मोटी नींव पर मंदिर के चबूतरे का निर्माण करीब पूरा हो चुका है। इस महीने के आखिर तक मैप के अनुसार मंदिर के लिए शिलाएं इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाएगा और 2 महीने के अंदर मंदिर के खंभे लग जाएंगे। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर 20 फुट ऊंचे 352 खंभों पर खड़ा होगा, जबकि मंदिर का शिखर 161 फुट ऊंचा होगा। अब 161 फुट ऊंचे मंदिर की विजय पताका को स्थापित करने के लिए 10 से 15 क्विंटल स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, जिस पर विजय पताका फहराई जाएगी। हालांकि पताका मुख्य शिखर पर लगाई जाएगी, लेकिन इसके अलावा 5 और शिखर मंडप बनाए जाएंगे। मुख्य शिखर से पूरब की तरफ 3 छोटे शिखर भी होंगे। अगर इनके नाम की बात करें तो इनके नाम गुण मंडप, रंग मंडप और नृत्य मंडप रखे जाएंगे। इसके अलावा गुण मंडप के बगल में 2 और मंडप भी बनाए जाएंगे, जबकि मंदिर का मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार होगा। सामने आई तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि श्री राम मंदिर के सामने बड़ा सा ग्रीन फील्ड होगा, जिसमें रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा श्री राम से जुड़े कुछ और मंदिर भी बनाए जाने हैं। नक्षत्र वाटिका और श्री राम के जीवन वृत्तांत को मूर्तियों के माध्यम से बताने और समझाने के लिए राम कथा कुंज की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें मूर्तियों के नीचे रामायण की चौपाइयां भी लिखी होंगी। उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और राम भक्त भी अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए जरा त्योहारों की बात कर लेते हैं। हम सबका फेवरेट त्योहार आ रहा है, खुशियों भरी दिवाली। रोशनी के इस त्योहार का हर किसी को बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। इस दिवाली आप रोशनी तो देखेंगे ही, लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि पटाखों को फोड़कर प्रदूषण मत फैलाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पटाखों को मिस कर रहे हैं तो जोधपुर वाले परेशान आप बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पटाखे खूब धड़ल्ले से बिक रहे हैं। लेकिन ये आम पटाखे बिल्कुल नहीं है, क्रैकर स्वीट्स हैं जो फटते नहीं है, मिठास खोलते हैं। देखिए, चक्री है, अनार है, बम भी है। आपकी दिवाली को रंगीन बनाने के लिए इस दुकान में तमाम पटाखे हैं। लेकिन जनाब, जरा ठहरिए, इन पटाखों को फोड़ने की कोशिश हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि ये पटाखे फूटते नहीं, ये रोशनी नहीं बिखेरते, आवाज भी नहीं करते। ये पटाखे तो मुंह में मिठास खोलते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग दीपावली के ऊपर स्पेशल पटाखे के रैपर्स बाहर से मंगवाते हैं और उसके अंदर बटर पेपर लगा के, जो कि फूड ग्रेड का होता है, उसके अंदर फिर ड्राई फ्रूट्स की, जो काजू बादाम मेवा की मिठाई होती है, वो फिलअप किया जाता है और उसको पटाखे का शेप दिया जाता है। इस दिवाली जोधपुर की मिठाई पटाखा धूम मचा रही है। काजू, बादाम, पिस्ता और मावे से बने पटाखे खूब बिक रहे हैं। इन मिठाइयों को पटाखों की शेप दी गई है। अनार, सूतली बम, चक्री, मोमबत्ती, कोठी समेत तमाम तरह के पटाखों की आकृतियां दी गई हैं। इन मिठाइयों को क्रैकर स्वीट्स के नाम से जाना जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि भी सबकी डिमांड को पूरी कर सके, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो धीरे धीरे इसकी बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है और हम लोग कहते हैं कि भी एक मिठाई खाइए और मिठाई के अंदर साथ में अंदर से मुंह में डालते ही ब्लास्ट होगी ये आपके। इन मिठाइयों की खासी मांग को देखते हुए क्रैकर स्वीट्स की पूरी रेंज बाजार में उतारी गई है। आम मिठाइयों की तुलना में ये मिठाई थोड़ी महंगी है। 1 किलो क्रैकर स्वीट्स के लिए आपको 1600 रुपए खर्च करने होंगे। अशोक शर्मा, जोधपुर, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नए युग, नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। रेलवे ने स्टील और लोहे के माल ढुलाई करने वाले डिब्बों से अब तौबा करने की ठान ली। उनकी जगह एल्यूमिनियम के डिब्बों ने लेना शुरू कर दिया है। रेलवे की इस पहल से एक तरफ जहां ऊर्जा की बचत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक डिब्बे ज्यादा भार ढो पाएंगे। देखिए, भारतीय रेल में नई क्रांति, माल ढुलाई के रेक का नया अवतार। एल्यूमिनियम फ्रेट रेक से रेलवे को मिलेगी नई ताकत। मेक इन इंडिया का नया कारनामा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस माल गाड़ी को हरी झंडी दिखाई, तो रेलवे में एक नए युग का शुभारंभ हो गया, क्योंकि इस मालगाड़ी के डिब्बे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाए गए हैं और इन्हें बनाने में लोहे या स्टील की नहीं, बल्कि एल्यूमिनियम का प्रयोग किया गया है। इस एल्यूमिनियम फ्रेट रैक 61 BOBRNA LHSM1 पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे RDSO, हिंडाल्को और वेस्को वैगन की मदद से विकसित किया गया है। अगर इस एल्यूमिनियम फ्रेट रैक की खासियत की बात की जाए, तो इसका वजन सामान्य स्टील रैक से 3.25 टन कम है। इसके अतिरिक्त वहन क्षमता 180 टन की है, जिसके परिणाम स्वरूप ये ज्यादा भार ढो सकेंगे। एल्यूमिनियम से बने रेक सामान्य स्टील के डिब्बों के मुकाबले 10 साल ज्यादा चलेंगे। इसमें स्वचालित स्लाइडिंग प्लग दरवाजे लगाए गए हैं, जिसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। इसमें लॉकिंग सिस्टम के साथ ही एक रोलर क्लोर सिस्टम भी लगाया गया है। एल्यूमिनियम फ्रेट रेक को बनाने में किसी भी तरह की वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे पूरी तरह से बोल्ट से लॉक करके बनाया गया है। टियर के अनुपात में उच्च पेलोड 2.85 है। टियर कम होने से
कार्बन उत्सर्जन कम होगा क्योंकि खाली दिशा में ईंधन की खपत कम होगी और लोडेड स्थिति में माल ढुलाई अधिक होगी। ये एल्यूमीनियम रेक अपने पूरे सेवाकाल में करीब 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। इस रेक की रीसेल वैल्यू 80% है। इसकी लागत 35% ज्यादा है क्योंकि ये पूरी तरह से एल्यूमीनियम से बना है। जंग और घर्षण प्रतिरोध के कारण इसकी रख रखाव लागत कम होगी। स्वदेशी एल्यूमीनियम उद्योग के लिए रेलवे का यह कदम ज्यादा लाभकारी साबित होगा। एक तरफ इन एल्यूमीनियम के मालवाहक डिब्बों के हल्के होने की वजह से कम ऊर्जा की जरूरत होगी, जिससे ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल साबित होंगे, तो दूसरी तरफ इन डिब्बों की उम्र भी ज्यादा है, जिससे ये रेलवे के लिए माल ढोने की दिशा में नई क्रांति के जनक साबित होंगे। भुवनेश्वर से मोहम्मद सुफियान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेहनत और लगन से मुकाम हासिल करना असंभव नहीं होता, भले ही राह में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। इसे सच कर दिखाया है यूपी के किसान की एक बेटी ने। कुवैत में चल रहे एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस बेटी ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। देश की बेटी कैसी हो, कैसी हो, सुनेजा बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी के कौशाम्बी की इस बेटी ने देश का मान बढ़ाया है। बरई बंधवा गांव की रहने वाली 17 साल की सुनीता ने कुवैत के एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। एक किसान की इस बेटी ने 3000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। सुनीता की इस उपलब्धि पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। सुनीता की बचपन से ही खेलकूद में दिलचस्पी रही है। उसकी इस दिलचस्पी को आगे बढ़ाने में परिवार ने पूरा साथ दिया। किसान होने के बावजूद चुन्नीलाल सरोज ने अपनी इस सबसे छोटी बेटी को पढ़ाई लिखाई के साथ ही खेलकूद की तैयारी के लिए लखनऊ भेजा, जिसके बाद सुनीता अपने प्रदर्शन से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए नाज बनती चली गई। ब्लॉक से जनपद, फिर मंडल और प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए सुनीता को कुवैत में होने वाले एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिला, तो वहां भी परचम लहरा दिया। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप से पहले भोपाल में भी सुनीता ने अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया था। 10 मिनट 6 सेकंड में 3000 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता को सुनीता 2 सेकंड पहले ही पूरा करने में सफल रही थी और उसमें पहला स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाकर सुनीता ने कामयाबी की एक और इबारत लिख दी है। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।